यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फॉरम है इसके यहाँ पर यूपीपीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यूपीपीसीएस का टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला रहेगा, राइट, पहला पेपर है। और यहाँ पर कोड देख सकते हो 361001, मतलब 361001, ये यहाँ से इसका कोड है, राइट। तो यहाँ पर देखो एकदम लेटेस्ट पेपर भी यहाँ पर फॉरम एस को जो यहाँ पर निकाला गया, राइट। जैसा कि आप जानते हो कि फॉरम एस जो है अभी यूपीएससी के लिए, ठीक है, और यूपी जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी नहीं कहेंगे, स्टेट पीसीएस, जैसे कि अभी बीपीएससी का भी मैंने पेपर कराया हुआ था, है ना, और यहाँ पर यूपी पीसीएस का भी पेपर है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन इनके द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। क्यों अच्छे होते हैं क्वेश्चन? क्योंकि इनका जो टॉपिक होता है ना, हर टॉपिक वाइज जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने आज दिखाया था कि किस टॉपिक पर क्वेश्चन है ना। तो जैसे कि आपका जो मेरे ऊपर टॉपिक यहाँ पर आपको थंबनेल में दिखाया था, वो टॉपिक को लेकर के आपके पूरे यहाँ पर 150 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर देखना है आपको, और यहाँ पर ये मिनी टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखो यहाँ पर पूरा जो टॉपिक है ज्योग्राफी का, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है ना, और भी यहाँ पर जो ज्योग्राफी के कुछ पार्ट थे, उनको अलग अलग करके यहाँ पर टॉपिक बनाए गए हैं। जैसे अलग अलग करके करीब 25 क्वेश्चन इसके है ना, एक पेपर में 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में। तो ऐसे करके शॉर्ट्स करके पूरा पेपर को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा, है ना। तो काफी अच्छा है, हम लोग को यहाँ पर पूरा सिलेबस के साथ यहाँ पर चीजें कवर होती जाएंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक पर जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित सूचना के स्रोत पर विचार करना है। पहली बात है इसमें कि बोला कि गुरुत्वीय विषमताएं, दूसरा बोला ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा यहाँ पर खनन, जो स्थल पर पदार्थ के जो गुण है उसका विश्लेषण, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। 4 बातें। इनमें से कौन जो है ये प्रत्यक्ष स्रोत माने जाते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत इनमें से कौन माने जाते हैं ये बताना है आपको। तो देखो प्रत्यक्ष स्रोत होते क्या है? ये वे स्रोत होते हैं जिनमें हमें ऐसे भौतिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख या स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। और खनन क्षेत्र क्या होते हैं? ये गहरे खनन से प्राप्त चट्टानें, जैसे कि आपकी पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी वास्तविक नमूने प्रदान करती है इनको, ठीक है। और ड्रिलिंग परियोजनाएं क्या होती है? वे गहरे मासाक्रिय ड्रिलिंग परियोजनाओं अथवा खुला अति गहरी बोर होल जैसी परियोजना होती है, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? 20 का करेक्ट आंसर है। 2 और 3 यहाँ से सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड है, पृथ्वी तथा सौर मंडल की उपस्थिति के यहाँ पर जो नेबुलर परिकल्पना है उसके बारे में विचार करना है। इसी प्रारंभ में दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा बाद में लाप्लास ने इसे संशोधन किया है। सेकंड का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमैनुअल कांट ने पहली बार 1755 में न्यूटनियन सिद्धांतों का उपयोग करके नेबुलर परिकल्पना का प्रस्ताव रखा था और बाद में इसी 1796 में पियरे साइमन लाप्लास द्वारा परिष्कृत किया गया था, ठीक है। पहली बात सही है। सेकंड बोला है, यह परिकल्पना बताती कि ग्रहों का निर्माण एक पदार्थी बादल या नेबुला से हुआ है जो एक युवा और धीरे धीरे घूर्णन कर रहे सूर्य से संबद्ध है। करेक्ट है। तीसरा, इस सिद्धांत का आधुनिक रूप यह स्पष्ट करता है कि ग्रहों का निर्माण एक चक्राकार बादल में अभिवृद्धि नामक एक प्रक्रिया द्वारा होता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से एकदम इसकी करेक्ट है। आंसर 1 2 3 सही होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन, आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का किस परत में कुल सल्फर भाग जो लगभग 90% पाया जाता है? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर यहाँ से कोर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि पृथ्वी के करीब 90% जो यहाँ पर भाग है गंधक जो सल्फर बोलते हैं इसको, उसका संकेंद्रक कोर में पाया जाता है जो कोर मेंटल के नीचे स्थित होता है और इसकी शुरुआत लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक होती है, गहराई से होती है। और यह मुख्यतः घने धात्विक तत्वों से बना होता है और इसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठोस आंतरिक कोर और द्रव बाह्य कोर, ठीक है। दोनों ही अत्यधिक उष्ण होते हैं और ये पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मागतिशीलता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा कोर। आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर है, इसमें बोला कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। असंबद्धता और इनके बीच यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र कौन सा होगा, ठीक है। पहली बात है देखो पहला क्या बोला है यहाँ से, पहला बोला है कि चौथे में आपका कॉन रॉड, ठीक है। ये कॉन रॉड जो है ये क्या होता है? ये कॉन रॉड असंतता वो होती है ये ऊपरी भूप्रपट्टी तथा निचली प्रपट्टी के बीच की सीमा को दर्शाती है और ये अन्य असंतताओं की तुलना में कम स्पष्ट होती है और मुख्यतः माध्यमिक प्रपट्टी में पाई जाती है, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो करेगा ये क्या होगा? सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये मैच करना है ना, मैच करना है। तो पहला किसमें मैच होगा? पहला आपका मैच होगा तीसरे स्टेटमेंट में, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। अभी मैंने आपको बताया है ना, भूप्रपट्टी की ऊपरी और निचली
की सीमा को दर्शाता है। अगला मोरोविक, जिसको मोह बोलते हैं, मोह से तत्ता क्या होती है, ये क्या करती है, ये भूप्रपटी और मेंटल को अलग करती है। भूप्रपटी और मेंटल को अलग करेगी तो क्रस्ट मेंटल आ गया, है ना, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका यहां से रेपेटी, है ना। रेपेटी क्या होगा, देखो जो रेपेटी है ये आपका हो जाएगा ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। और जो अगला हुआ था लेमेन आपका हो जाएगा क्या, जो पहला स्टेटमेंट था लेमेन था। लेमेन सत्ता होती है जो सीमा द्रव का बाह्य कोर और ठोस कोर के अलग करेगी, जो कि पहला स्टेटमेंट में साथ दे रखा था यहाँ पर, हाँ ये, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा ए स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ए नंबर मतलब A3 B4 C2 D1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा पांचवें का, ये पाया जाता है कौन सा, सिलिकॉन, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिलिकॉन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग 98% हिस्सा 8 प्रमुख तत्वों से बना है, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम, राइट। शेष 2% में टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य ऐसे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा पांचवें का डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ई प्राइम जो है परत के बारे में विचार करना है। ये पृथ्वी की एक विशिष्ट परत है जो कोर और मेंटल की सीमा पर स्थित होती है। छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ई प्राइम परत पृथ्वी के कोर की सबसे बाहरी परत होती है और इससे बनने वाली एक विशिष्ट परत है, ना कि कोर मेंटल सीमा पर स्थित ये स्वतंत्र परत। ये परत अरबों वर्षों से सतही जल और उसके पृथ्वी के भीतर गहराई में प्रवेश करने से निर्मित होती है, ठीक है। सेकंड बात है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, किंतु ये सिलिकाहीन परत है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहां से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ई प्राइम परत एक हाइड्रोजन समृद्ध तथा सिलिकाहीन परत होती है और अरबों वर्षों में सतही जल और वही टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उसके माध्यम से पृथ्वी के भीतर गहराई तक पहुंचना, और जब तक ये जल सतह से लगभग 1800 मील नीचे कोर मेंटल सीमा तक पहुंचता है, तब तक क्या करती है, कोर पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बाह्य कोर में एक हाइड्रोजन समृद्ध तथा सिलिकाहीन परत बनती है, जो एक पतली परत या फिल्म जैसे समान दिखाई देती है, और यही परत प्राइम परत कहलाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये विक्रिया के दौरान सिलिका क्रिस्टल भी उत्पन्न होते हैं और जो ऊपर उठकर मेंटल समाहित हो जाते हैं और उसकी संलग्नता संरचना को प्रभावित करती है। तो ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहां से बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल की संरचना तथा परतों के संबंध में विचार करना है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में मिलकर वायुमंडल की स्वच्छ और शुष्क वायु का लगभग 99% भाग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन करीब यहाँ पर जो 78% है और ऑक्सीजन का करीब यहाँ पर 21% वायुमंडल के सही गैस है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बोला कि मेसोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। सेकंड बात होगी, देखो जो सेकंड बात है यहाँ से ये गलत है, क्योंकि मेसोस्फीयर वास्तव में वायुमंडल की सबसे शीतल परत या ठंडी परत होती है। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और ये लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, और वह परत जहां पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण तापमान बढ़ता है वह स्ट्रेटोस्फीयर होती है, जिसका कारण ओजोन परत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, सेकंड गलत है। थर्ड, तीसरा आते हैं। तीसरा बोला है जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ साथ तीव्रता से घटती है तथा ये भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर भी कम होती रहती है। करेक्ट है, क्योंकि जलवाष्प एक परिवर्ती गैस है और ये उष्ण और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु का लगभग 4% तक हो सकती है, 4% तक हो सकती है, जबकि शुष्क ध्रुवीय क्षेत्रों में 1% से भी कम रह जाती है, और साथ ही ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा घटती जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट आपको पॉइंट करके लिखते जाना है ना। देखो आपको जितने भी यहाँ पर मैं बताता जा रहा हूँ टॉपिक को लेकर के, उस टॉपिक आप बनाते जाओ, लिखते जाओ, तो एक पूरा नोट्स आपका ज्योग्राफी का बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फॉरम है इसका टेस्ट है, ये इसमें क्या किया गया कि एक सिलेबस वाइज यहाँ पर टॉपिकों को कट करके यहाँ पर बनाए गए, तो काफी अच्छी चीजें बनाई गई यहाँ पर, है ना, जो कि किसी टेस्ट में नहीं मिलता ऐसा देखने को, राइट। तो यहाँ पर इस टेस्ट में क्या किया गया, जो टॉपिक वाइज है उन सबको यहाँ पर डिवाइड करके टेस्ट बनाए गए, तो काफी अच्छा है। हम लोग की एक एक चीज यहाँ पर कवर होती जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं, है ना। तो इस वजह से आप इनके सबके नोट्स अच्छे से बनाते जाओ। 7वें का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां बोला है कि नीचे दिए गए पर अभिकथन और कारण, ठीक है, कथन और कारण। घाना के तट पर स्वर्ण जो प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है, पहला क्या होगा, जबकि यहाँ पर उस क्षेत्र में सोशल स्रोत सेल का भाव होता है। पहली बात यहाँ पे क्या होगी, 8वें का करेक्ट है, ठीक है। और मूल स्वर्ण युक्त सेलें ब्राजील में स्थित होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि जब दोनों महाद्वीप
पहले एक साथ जुड़े हुए थे, तब स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से घाना तक आए थे। ठीक है, और घाना के तट पर ही स्वर्ण समृद्ध प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, और जबकि उस क्षेत्र में कोई शैल स्रोत उपलब्ध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग नोट करना है। आगे 8 नंबर है, आर बोला है इसमें, ये तो करेक्ट है। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत टेक्टोनिक प्लेट की गति के कारण नई महासागरीय भूप्रपट्टी के निर्माण की व्याख्या करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। आंसर क्या होगा? क्या व्याख्या कर रहा है इसकी? गलत, व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों नहीं कर रहा है व्याख्या? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा था ये स्वर्ण प्लेसर के जो निक्षेप है उसकी बात कर रहा था, है ना, और यहाँ पर ये बात कर रहा है समुद्री प्रसार में टेक्टोनिक जो प्लेट है उनकी गति की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों अलग हो गए। आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों करेक्ट, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। 9 नंबर है, अग्नि चट्टानों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है ये क्रिस्टलीय संरचना वाली होती है तथा इसमें किसी प्रकार की जीवाश्म या परतें नहीं पाई जाती है। 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अग्निशैलें पृथ्वी भूप्रपट्टी के नीचे स्थित पिघले हुए पदार्थ के ठंडा होने का बनने से निर्मित होती है, और इनकी संरचना समानता स्फटिकीय है ना, स्फटिकी जो है ये होती है, और ये परतों के रूप में नहीं पाई जाती है, इनमें जीवाश्म नहीं होता है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड बात, ज्वालामुखी अग्निशैलें पृथ्वी के सतह के नीचे ठंडी होकर ठोस बनती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि देखो जो उत्पत्ति के आधार पर हम अग्निशैलों के दो मुख्य वर्ग होते हैं, और इसमें प्लूटोनिक शैलें वे अग्निशैलें होती हैं जो पृथ्वी के भूप्रपट्टी के भीतर कुछ गहराई तक बनती हैं, और वे धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस बनती हैं, जिससे इनमें बड़े और स्पष्ट स्फटिक जो होते हैं वो विकसित होते हैं, और ऐसा अंतःक्षेपी शैलें जैसे ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो अपक्षेप और क्षरण की प्रक्रिया को सत्य को प्रकट करती है। सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड है, ग्रेफाइट, कार्टाजाइट और शिस्ट प्लूटोनिक अग्निशैलों के एग्जाम्पल होते हैं। तीसरी बात यहाँ पर गलत है ना, क्योंकि ग्रेफाइट, कार्टाजाइट और शिस्ट वास्तव में कैंत्रित शैलों के एग्जाम्पल है। किसके? कैंत्रित, न कि अग्नि, है ना, गलत हो जाएगी। अग्निशैलों के एग्जाम्पल मैप पे जैसे कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट वो सब होंगे। ठीक है, तो तीसरा और दूसरा गलत है, सिर्फ पहला करेक्ट है। पूछा क्या? सही पूछा तो एक यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैंत्रित शैलों की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। शैलें कैंत्रण की एक प्रमुख प्रक्रिया होती है जिसमें शैलें पूरी तरह से पिघलकर अपनी खनिज संरचना का पुनर्गठन करती हैं। 10वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि शैलें का अर्थ पूर्णतः पिघलना होता है। यदि कोई सेल पूरी तरह से पिघल जाती है ना, पूरी तरह से पिघल जाती है तो वह मैग्मा बन जाती है और अंततः अग्निशैल का निर्माण करती है, जबकि यहाँ पर कैंत्रण एक ठोस अवस्था होती है प्रक्रिया, और इसके अर्थात सेल ठोस अवस्था में परिवर्तन रहने को ही यहाँ पर बताती है। सेकंड बात है, बेडिंग तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न खनिज समूह अत्यधिक दाब के प्रभाव में वैकल्पिक हल्की और गहरी परतों में व्यवस्थित हो जाता है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि वेंडिंग उच्च श्रेणी की कैंत्रित सेल होती हैं और उनकी मुख्य विशेषता है जैसे नाइस, इसमें विभिन्न खनिज अलग अलग स्पष्ट परतों की व्यवस्थित होना। ठीक है, दोनों में से सेकंड बात करेक्ट है, पहली बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? पूछा क्या है, सही कौन सा होगा? तो केवल 2 बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेकेस्टाइन अवसादी जो सेल है उसके बारे में। ठीक है, देखते हैं इसको। लेकेस्टाइन अवसादी सेल के बारे में, इनका निर्माण मुख्यतः झीलों के बेसिनों के अवसाद से निक्षेपण से होता है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लेकेस्टाइन शब्द लैटिन शब्द का एक लेकस से बना है जिसका अर्थ होता है झील। ये सेलें तब बनती है जब नदियां, गाद, मिट्टी और झील खनिज झील मिलाती है और यहाँ पे झील तल में जम जाती है। पहला करेक्ट है। सेकंड, इन सेलों की विशेषता पवन द्वारा लाए गए सिल्ट से होती है और ये सूक्ष्म और स्थूल क्षेत्रों में समानता पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है। क्यों? क्योंकि पवन द्वारा बने सेलों को एओलियन निक्षेप कहा जाता है जैसे लोएस, जबकि इलेक्ट्राइन सेलें बनने के लिए स्थिर जल निकाय अर्थात झील की आवश्यक होती है। सेकंड बात गलत होगी। तीसरा है, इन निक्षेपों में वार्व या बोल सकते हो वार्षिक परतें उपस्थित एक समान विशेषता होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि झीलें अपेक्षाकृत शांत वातावरण प्रदान करती है, इसलिए यहाँ पर इसमें सूक्ष्म मौसमी परतें जिन्हें वार्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्व। ठीक है, और ये सुरक्षित रहती है और समानता मोटे और हल्के रंग की परत ग्रीष्म ऋतु का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पतली और गहरे रंग की परत शीत ऋतु को दर्शाती है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। 1 और 3 सही है, आंसर भी। 2 बातें करेक्ट है। कौन सी? 1 और 3। केवल 2 का मतलब ये नहीं होता कि 2 स्टेटमेंट आप टिक लगा दो। ये कथन की बात कर रहा है, ये कथन 1 कथन 2 कथन 3, तो कितने कथन सही है? 2 कथन सही है 1 और 3 में। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर
12 है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार बताना है, ये मानता है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और ब्रह्मांड स्थिर हो रहा है। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि बिग बैंग जो यहाँ पर प्रिंसिपल या सिद्धांत है, इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है और इसे विस्तारित होता है कि ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहता है। ठीक है, एडविन हबल ने 1920 में उसके दशक में यह प्रमाण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड विस्तारशील होता है और इस समय के साथ साथ आकाशगंगा एक दूसरे के लगातार दूर होती जाती है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, प्रारंभ में ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित समस्त पदार्थ एक ही स्थान पर एकल परमाणु से विद्यमान थे। सेकंड भी करेक्ट है, और जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान अनंत और तथा घनत्व भी अनंत था। लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनका जो तापमान क्या होगा? अत्यंत कम। ठीक है, और इनका जो घनत्व था अनंत था। ठीक है, और तापमान भी अनंत था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें? बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर जो परमाणु एकल की बात की जा रही है इसमें। तो दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 12वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के मेंटल के भीतर संवहन धाराओं के निर्माण के मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? मुख्य कारण का कारक कौन सा होगा? आंसर 13 का हो जाएगा, क्योंकि देखो आर्थर होम्स ने 1930 में इसके दशक में मेंटल के भाग में संवहन धाराओं के संचालन की संभावनाओं को उस पर चर्चा की थी, और ये धाराएं मेंटल में उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उपस्थित और उत्पन्न तापीय अंतर के कारण बनती हैं। इसमें होम्स का तर्क था कि पूरे मेंटल में ऐसी धाराएं की एक प्रणाली विद्यमान है। इसमें ये उस बल की व्याख्या करने के प्रयास करेगा जिसमें आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों की मौजूदगी विस्थापन सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, 13 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 13 हो गया। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के बारे में विचार करना है। पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, सौर पवनों के प्रभाव से हट गया है। 14 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पहली बात यहां से सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तथा अन्य यहाँ पर जो स्थलीय ग्रह हैं, इसको प्रारंभिक या आदिम वायुमंडल में मुख्यतः हल्की गैसों जैसे हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, किंतु ये सूर्य के निकट स्थित थे और प्रारंभिक अवस्था में उनके पास मजबूत चुंबकीय सुरक्षा नहीं थी, इसलिए सौर पवनों ने इन गैसों को अंतरिक्ष में उड़ा दिया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, विगैसीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पृथ्वी से ठंडा होने के दौरान उसमें आंतरिक भाग से गैसों का जलवाष्प उत्सर्जन होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, विगैसीकरण कहलाता है जिसमें इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन जैसे कि जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया शामिल होती है ना। और इसमें जब पृथ्वी ठंडी होकर ठोस बनने लगती है तो आंतरिक ऊष्मा के कारण भीतर फंसी गैसें बाहर निकलती हैं। कौन कौन सी जो मैंने गैसें बताई, इसी को कहते हैं विगैसीकरण। ठीक है, सेकंड से ये तीसरा, विगैसीकरण वह प्रमुख अवस्था थी जिसने वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मुक्त ऑक्सीजन के प्रारंभिक संचयन के लिए उत्तरदायी भूमिका निभाई है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि विगैसीकरण ने प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण किया, परंतु इसमें मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम थी और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण संचयन काफी बाद में प्रकाश संश्लेषण की जैविक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, जिसे महासागरों में उपस्थिति साइनोबैक्टीरिया ने संचालित किया था। यह प्रक्रिया लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व वायुमंडल की ऑक्सीजन समृद्ध करने की लगी थी। आंसर क्या होगा? 1 2 से करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि पहली बात है कथन 2, ब्लैक होल एक खगोलीय पिंड है जो तब बनता है जब कोई विशाल तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को ध्वस्त हो जाता है। 15 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ब्लैक होल दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे सीधे साधारण दूरबीन के माध्यम से देखा जा सकता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि इसे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से प्रकाश से भी बाहर निकल सकता है, इसलिए इसे सीधे नहीं दिखाया सकता है। खगोल शास्त्री इसके आसपास के पदार्थों और विकिरण पर पड़ने वाले प्रभाव के माध्यम से पहचानते हैं। आंसर 15 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 गोल्डीलॉक्स जोन अक्सर समाचारों में रहता था, ये क्या है? देखो, जो गोल्डीलॉक्स है ये न्यूज में काफी था, है ना। गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे वैज्ञानिक रूप से सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन CHZ के रूप में जाना जाता है, जो तारे से वह दूरी को मापता है, वह सीमा को बताता है जहां तापमान ना तो अत्यधिक होता है और ना ही यहाँ पर अत्यधिक से कम होता है, जिससे किसी ग्रह की सतह पर तरल जल का अस्तित्व संभव हो सकता है। ये जीवन की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ज्ञात जीवों के और उनके जो रूप है उसको तरल जल को लेकर आवश्यक बताता है। आंसर बी करेक्ट है। यहाँ से 17 आते हैं, पृथ्वी का
तत्वीय संरचना के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी की जो तत्वीय संरचना उसके बारे में। पहली बात, ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में भार के आधार पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व होता है, जो मुख्यतः सिलिकेट और ऑक्साइड की खनिज के रूप में पाया जाता है। 17 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर तत्व होता है, जो लगभग कितना 46.6% भाग बनाता है, और ये मुख्य रूप से मुख्यतः गैस के रूप में नहीं बल्कि सेलों के ठोस घटक सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। पहली बात सही है। सेकेंड बात बोला इसने कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उसके संबंध में सिलिकॉन द्रव्यमान के आधार पर सर्वाधिक प्रचुर तत्व होता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के संबंध में लौह जो Fe है सबसे अधिक प्रचुर तत्व, जिसका अनुपात लगभग 32 से 35% है। उसका कारण विशाल और घना लौह निकेल कोर होगा, जबकि सिलिकॉन दूसरे स्थान पर आता है। तीसरी बात है, एल्युमिनियम पृथ्वी से भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु है। करेक्ट है, 1 और 3 सही होगा। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1 और 3 सी। क्वेश्चन 18 18 नंबर है। 18 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी की यहाँ पर जो आंतरिक संरचना उसके बारे में विचार करना है। सियल परत मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, और यह समानता महासागरीय परतों की भूपर्पटी के निर्माण में संबंधित है। 18 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सियल जो होती है ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम इन तत्वों से बना होता है ना, राइट। परंतु इसमें मुख्यतः मौद्वीपीय परपटी का भूख जो प्रमुख यहाँ पर घटक है, न कि महासागरीय भूपर्पटी का। किसका घटक होता है ये? क्या होता है ये? मुख्यतः मौद्वीपीय भूपर्पटी के घटक होते हैं, न कि महासागरीय भूपर्पटी के घटक। ठीक है, मौद्वीपीय भूपर्पटी अलग है, महासागरीय भूपर्पटी अलग है, तो ये महाद्वीपीय भूपर्पटी का घटक होगा। ये बात गलत हो जाए, यहाँ पे महासागरीय भूपर्पटी बोला तो गलत हो गया। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड बात है, सीमा परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, और ये पृथ्वी की निचली भूपर्पटी तथा मेंटल का भाग होती है, बनाती है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, निफेज होती है परत जो निकेल और लोहे से बनी होती है, और उसमें उच्च घनत्व धात्विक गुणों के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ओर उत्तरदायी होती है। तीसरे का क्या होगा? तीसरे का यहाँ पर ये भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन 19 नंबर है। इसमें बोला है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में विचार करना है। मेंटल उच्च तापमान के कारण पूर्णतः द्रव अवस्था में होता है। 19 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंटल द्रव नहीं, ये ठोस होता है, जबकि विशेषकर अथेनोस्फीयर में ये प्लास्टिक या अर्धसांद्र व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, और उसके ऊपरी मेंटल को केवल 1 से 5% भाग आंशिक रूप से पिघला होता है। पहला गलत। सेकंड, बाह्य कोर ध्रुव अवस्था में होता है, जिसके कारण एस तरंगे द्वितीयक तरंगों के माध्यम से नहीं गुजर पाती है। सेकंड करेक्ट है। तीसरा, आंतरिक कोर अत्यधिक तापमान के बावजूद ऊपर स्थित परतों में द्वारा लगाए गए अत्यधिक दाब के कारण ठोस बना रहता है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? 2 और 3 इसका सबसे सही होगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक कोर का तापमान बाह्य कोर से अधिक होता है, जो सूर्य की सतह से तापमान के समान होता है, और फिर भी अत्यधिक स्थैतिक दाब लौह और निकल के पिघलने से रोकता है, जिससे यह ठोस और स्फटिक अवस्था बनाए रखता है। आंसर 2 और 3 सही होगा। क्या होगा? बी करेक्ट है। 20 नंबर आते हैं। 20 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो, बेसाल्ट एक अंतर्वेदीय ज्वालामुखी आग्नेय शैल होती है। ये तब बनती है जब लावा पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर तेजी से ठंडा होता है, जिससे इसे सूक्ष्म कड़ी स्फटिक बनती है। आंसर क्या होगा? 20 का सी, बेसाल्ट यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बेसाल्ट एक गहरे रंग की सूक्ष्म कड़ी ज्वालामुखी शैल होती है, जो मैग्नीशियम और लौह से समृद्ध है। मैग्नीशियम और लौह Fe इससे संबंधित होती है। ठीक है, और ये तीव्र शीतलन से बनती है ना, और ये पृथ्वी की महासागरीय भूपर्पटी सबसे समान सेल के प्रकार मानी जाती है। आगे आते क्वेश्चन 21 इनमें से बताना है कि अभिकथन कारण सेल जो एक औषधि सेल है, उसके बढ़ते हुए ताप के दबाव की तीव्रता के साथ क्रमशः स्लेट, फिलाइट और सिस्ट जैसे विभिन्न केंद्रीय सेलों में परिवर्तित हो सकती है। पहला 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि सेल की विशेषता होती है कि यह केंद्रीय श्रेणी का अनुसरण करती है, और ये जितनी गहराई तक दबने में आसान रहती है, उतना ही यहाँ पर अधिक ताप प्राप्त करती है। उसके अनुसार इसका क्रमिक परिवर्तन स्लेट से फिलाइट, फिर सिस्ट से अंततः नाइस में होता है। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। पॉइंट लिखते जाओ जवाब। ठीक है, परिवर्तन कैसे होता है इसका? क्रमिक परिवर्तन, पहले स्लेट से फिलाइट, फिर सिस्ट से नाइस। हो सकता है आप क्रम पूछ ले, है ना। तो पहला करेक्ट है। सेकंड, आर बोला है, कैंतरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें सेल के भीतर उपस्थित खनिजों के रासायनिक और भौतिक पुनः स्फटिकीकरण होता है, जबकि यहाँ पर ठोस सेल अवस्था में यह बनी रहती है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि कैंतरण की परिभाषा उन परिवर्तन से होती है जो विघटन
ये पिघलने के पश्चात घटित होती है। ये सेल अगर यदि सेल पिघल जाती है तो मैग्मा बन जाती है और ये आगे चलकर अग्नि सेल बनती है और ठोस अवस्था में पुनः स्फटिकीकरण की क्रिया को सेल खनिज के रूप में वर्गीकृत होने को लेकर के बताती है। आंसर यहाँ से दोनों करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सेल के प्रकार और यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता क्या होंगी देखते हैं 22 में। अग्नि सेल, अग्नि यहाँ पर सेल प्राथमिक सेल होती है ना। क्या होंगी? प्राथमिक सेल है, क्योंकि इन्हें प्राथमिक सेल क्या आता है, क्योंकि इसमें मैग्मा या लावा ठंडा होने से पहले बनती है। और अन्य सभी सेलें जैसे कि अवसादी, कैंत्रित, इससे क्या होता है अंततः इन्हीं से उत्पन्न होंगी, है ना। तलछटी सेल, तलछटी सेल क्या होती है? ये हो जाएंगी आपकी क्या? तलछटी सेल आपकी रहेंगी स्त्रीकृत सेल, है ना। आगे कैंत्रित सेल क्या होगी? कैंत्रित सेल आपको हो जाएगी बेंडिंग के साथ क्रिस्टली सेल और अंतर्वेदी आग्नेय बड़े क्रिस्टल होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से ए से हो जाएगा। अंतरछेपी जो होते हैं आग्नेय सेल, जिसको बड़े क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि ये अंतरछेपी सेल है जिसे ग्रेनाइट और पृथ्वी के भीतर गहराई में धीरे धीरे ठंडी होती है, इसलिए इन्हें क्रिस्टलीय को विकसित करने के लिए अधिक समय मिलता है और इसकी बनावट भी मोटे कण के साथ होती है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको दे देगा पूरा, ये किसकी बात कर रहा है ना। तो याद रखने के पॉइंट आप लिखते चलो, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि मैचिंग से ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है इनके पॉइंट को दे दे, है ना। तो याद रखना है आपको, ए करेक्ट है। 23 नंबर है 23। भूवैज्ञानिक समय मापनी कि निम्नलिखित इकाइयों को उनके अवधि के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में अगर हम लोग व्यवस्थित करेंगे इसको तो क्या होगा? देखो, पहला आएगा कल्प या इयोन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये समय की सबसे बड़ी इकाई होती है जो करोड़ों अरबों वर्षों पहले फैली हुई थी। उदाहरण के लिए फेनोरोजोइक कल्प। सेकंड आएगा आपका क्या? सेकंड आएगा आपका महाकल्प, इरा। कल्प को आगे महाकल्प में विभाजित किया गया था, जिसे मेसोजोइक महाकल्प, है ना, जिसे सरीसृपों का युग कहा जाता था। एग्जाम्पल दे देगा, इनमें से किसे सरीसृपों का युग कहा जाता था? किसको? मेसोजोइक महाकल्प को, इसको, है ना। आगे काल क्या होता है? उसके बाद काल आएगा, काल मतलब टाइम पीरियड, है ना। इसमें महाकल्पों के आगे कालों को विभाजित करते थे, जिसमें एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो जुरासिक काल, जुरासिक काल। ठीक है, युग उसके बाद आएगा। युग में कालों को आगे युगों में विभाजित, कालों के आगे इसको क्या करते? युगों में विभाजित करते थे। उदाहरण के लिए होलोसीन युग। 23 का टाइप से ए करेक्ट है, सबके बारे में नोट कर लेना आपको। 24 है सरीसृप का युग, जिसे डायनासोर भी शामिल था, इसे किस युग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है मेसोजोइक। मेसोजोइक महाकल्प लगभग 252 से 66 मिलियन, 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व। इसको प्रसिद्ध रूप में सरीसृपों का युग, डायनासोरों का युग कहा जाता था। इसे 3 कालों में विभाजित किया गया था। एक तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, है ना, ये नोट कर लो। इस महाकल्प के दौरान सरीसृपों का व्यापक प्रसार हुआ था और उन्होंने स्थलीय, समुद्री तथा आकाशीय वातावरणों का प्रभुत्व स्थापित किया था। इस महाकल्प का अंत एक विशाल विलुप्त घटना के साथ हुआ था, जो संभवतः क्षुद्र ग्रह की टक्कर से हुई थी। आंसर यहाँ से 24 बी। 24 हो गया, 25 और लास्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। 25 है पृथ्वी पर जीवन के विकास के संबंध में विचार करना है। प्रथम जीवन रूप को एक कोशिकीय जीवाणु और नीलहरी शैवाल थे और प्रीकैम्बियन काल में प्रकट हुए थे। 25 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पैलेयोजोइक महाकल्प की विशेषता समुद्री कशेरुक को जीव विविधीकरण तथा प्रथम इसलिए पौधों से उद्भव हुई थी। सेकंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। तीसरा, मेसोजोइक महाकल्प का प्रसिद्ध रूप से स्तनधारियों का युग कहा जाता था, जिसके दौरान मनुष्य का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ये नहीं सोचो, तीसरी बात गलत है। यहाँ से तीसरी बात क्या है? गलत है। क्यों? देखो, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि मेसोजोइक महाकल्प को प्रसिद्ध और स्तनधारियों का युग कहा जाता था। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मेसोजोइक महाकल्प को सरीसृप या डायनासोरों का युग कहते थे, जबकि स्तनधारियों का युग को सीनेजोइक कहते थे। क्या कहते थे? सीनेजोइक, है ना, सीनेजोइक महाकल्प कहा जाता था, जो वर्तमान महाकल्प इसी दौरान मनुष्य का विकास हुआ था। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर 1 और 2 सही है, तो ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर
25 क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर मैं जो आपको सिलेबस, जैसे कि मैं आपको जो थंबनेल बार लगाया हुआ है वहाँ पे थंबनेल में पूरा सिलेबस दिया हुआ है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक अंदर, तो पूरा लिस्ट बना के एक रखते हो, उन सभी क्वेश्चनों को टॉपिक बना करके अपनी एक नोट्स बना सकते हो अच्छा सा। ठीक है, और इनको डीप में जाकर भी पढ़ना है, राइट। और यहाँ पर जो टेस्ट है फॉरम है, इसका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा रहे हैं इस बार, क्योंकि जो फॉरम का टेस्ट है भी देखो, यूपी मतलब स्टेट पीसीएस को लेकर के इतना अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलते किसी के, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ऐसे नहीं कि 150 क्वेश्चन करा दिए गए, 100 क्वेश्चन करा दिए गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा जा रहे हैं, वो हम लोग के लिए अच्छा है ना। तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज अपने अच्छे से कवर कर सकते हो चीज़ों को। अगर टॉपिक वाइज नहीं हो तो सिर्फ बोल देते ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कुछ टॉपिक का है, तो 150 क्वेश्चन वहाँ के आधे छूट गए टॉपिक। तो यहाँ पर आपको टॉपिक छूटेंगे नहीं, अच्छे से सब टॉपिक कवर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेक्शनल वाइज कराए जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक से, तो इस वजह से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और इनके नोट्स बना सकते हो, राइट। बाकी हम लोग सेकंड पेपर इससे कल देखेंगे। और यहाँ पर जो अभी हम लोग का यूकेटी का जो पेपर चल रहा था, टेस्ट नंबर हम लोग ने 4 या 5 जो भी देखा था उसका पार्ट 1 करा हुआ है, पार्ट 2 भी बाकी वो भी करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ से इसको। कुछ डाउट है नीचे कमेंट में पूछो, और टेलीग्राम में आपको जरूर ज्वाइन करना है, कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी मैं यूपीपीएससी के लिए बताता रहूँगा। ठीक है, तो जुड़ना टेलीग्राम से भी, अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, और एक और चैनल है अपना दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, यूट्यूब पे भी है, उसको भी देख सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं।